Welcome to SMI classes for CBSE and Bihar Board by Mr. Ankit Kumar. तो बहुत ही आसान है। इसमें हमें केवल सत्य और असत्य बताते हुए एक छोटा सा कारण भी देना है। ठीक है, जैसे पहला कथन हमें दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इन्होंने पूछा है कि ये जो कथन है क्या ये सत्य है या असत्य है। तो ये कथन भी अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रफ पेपर रख लिया है ताकि हम आसानी से समझ सकें। देखो, अगर हम संख्याओं की बात करें तो बेसिकली मैं थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो संख्याएं होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, बहुत ही डीप नहीं है लेकिन शुरुआत से ही शुरू कर दिया है। बिल्कुल, संख्याएं दो टाइप की होती हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी? तो पहली संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है संख्याओं का, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो आप उन्हें बता सकते हो। दो टाइप की होती हैं, पहली काल्पनिक और दूसरी वास्तविक। अब यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो क्लास 11th में आपको पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आयोटा के फॉर्म में रहती हैं। इसमें होता क्या है कि काल्पनिक संख्या वैसी संख्या होती हैं जो रूट के अंदर माइनस में वैल्यू लिए रहती हैं, जैसे रूट -1 ये होता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल ये समझो वास्तविक संख्याएं दो टाइप की होती हैं। देखो, संख्याएं दो प्रकार की हैं, काल्पनिक और वास्तविक। अब वास्तविक भी दो टाइप की हैं जो आपको 9th 10th में पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन सी? आप पूछोगे सर कौन कौन सी? देखो, पहली होती है परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है? देखो, परिमेय मतलब बहुत सिंपल है, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, जिनको हम बेसिकली बोले तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 लिखा है तो 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और ये हमने प्रश्नावली 1.1 में ऐसा एक सवाल भी किया था जिसमें पूछा गया था कि 0 क्या है, तो आपने कहा था 0 एक परिमेय संख्या है। तो क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि 0 के बटे में क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन था ना प्रश्नावली 1.1 में, तो वो यहाँ पे रिवाइज भी हो गया। तो परिमेय संख्या बेसिकली क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम बटे के रूप में ना लिख सके। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे परिमेय में लेके बताता हूं। जैसे अगर आपके सामने लिखा है 0.6, तो दशमलव वाली संख्या को भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 6/10। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। अब 6/10 कैसे आया? जैसे मान लो कि दशमलव के बाद फिक्स संख्या है, जैसे 6 है, तो हमने क्या किया कि दशमलव का 1 बना लिया और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दिए। यहां तक कि इस तरीके से भी होता है कि 0.6 के ऊपर डैश लगा होता है। इसका मतलब समझो पहले ये क्या है। इसका मतलब ये होता है कि 0 के बाद 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 6 आ रहा है अनंत समय के लिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको भी बटे के रूप में लिखा जा सकता है। सोचो आप कि 6 पता नहीं है कितनी बार है, लेकिन फिर भी उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी उसे भी हम परिमेय बना सकते हैं। यानी दशमलव वाली संख्या को भी हम परिमेय बना सकते हैं, और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 6/9। ठीक है, इसको बदलने का मेथड अलग है, वो यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि परिमेय संख्या को देखो, हम बटे वाली संख्या को परिमेय तो बोलते हैं, लेकिन किसी पूर्णांक को भी हम बटे में 1 करके परिमेय बना सकते हैं। कोई दशमलव वाली संख्या है तो उसको भी हम उस हिसाब से बटे में बना के उसे परिमेय बोल सकते हैं। और कोई दशमलव के बाद पुनरावृत्ति वाली संख्या है, जैसे इसे हम डैश वाली संख्या बोलते हैं दशमलव के बाद, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि शांत दशमलव हो, अशांत दशमलव हो,
या फिर आपका ये वाला हो बार वाला, तो उसे भी हम दशम परिमेय में बदल सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अपरिमेय में बचा ही क्या है। सभी को तो यहां पे डिस्कस कर लिया। देखो, अपरिमेय संख्याएं भी एक विशेष टाइप की संख्याएं होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनके दशमलव के बाद संख्याओं का कोई अता पता ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 3.145208325। अब ये बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है। जैसे मान लो मैं कोई और संख्या लिख रहा होता, जैसे 3.125 तो ये रिपीटेशन हो रहा है 125, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 125 125 125 बार बार आ रहा है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.125 के ऊपर डैश। लेकिन यहां तो कोई अता पता ही नहीं है। यहां पे तो अगला अंक जो है वो क्या आ जाएगा ये हमें खुद ही मालूम नहीं होता जब हम भाग दे रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय कहते हैं, क्योंकि जब अता पता ही नहीं है तो हम इसे बटे के रूप में कैसे बदल देंगे, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए हम ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसके अलावा पाई क्या है, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो p/q के रूप में तो ये नहीं है। पाई की जो ये वाली वैल्यू होती है 3.14 इस तरीके से चलती है, वो जो है उसका अगला अंक क्या आएगा, और वो अगला अंक हर बार बदलता रहता है, इसलिए हम इसको अपरिमेय कहते हैं। लेकिन पाई की कुछ मानों के लिए, पाई के कुछ सवालों के लिए हम 22/7 उसे मान के उसे हम परिमेय मान लेते हैं, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ो, अपरिमेय संख्या और कौन कौन सी हो सकती है, जैसे √2 √3, इनकी वैल्यू जो करनी के अंदर जो वर्गमूल नहीं निकलते हैं, जिन संख्याओं के करनी के अंदर ही रह जाती हैं, उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं, जैसे √7। तो ये पूरे अध्याय का यहाँ पे छोटा सा सारांश मैंने बताया। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि इतना टाइम लग गया, ये जरूरी है आपको जानना इस चैप्टर में। अब क्वेश्चन क्या था उस पे थोड़ा चलते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलके ही वास्तविक संख्या बनती है। यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी परिमेय संख्या, इन सभी को मिला के हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या से तो बस प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी हर जितनी भी हमने यहाँ पे लिखी सभी अपरिमेय संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्या ही तो होंगी ना। तो वही तो पूछा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो आप लिखोगे यस। तो आप लिखोगे पहले का आंसर आप क्या दोगे, यहां पे लिखोगे हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय प्लस परिमेय यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलके ही क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। तो आप यहां पे सिंपल सा जवाब दे दोगे। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया है और आप इस तरीके से लिखोगे कि हाँ, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय मिलकर ही क्या बनती है, वास्तविक। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? तो इसको भी समझ लो, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक रफ पेपर का यूज करते हैं। संख्या रेखा तो आप जानते हो ना क्या होती है। संख्या रेखा एक सीधी लाइन खींच दो ना इस तरीके से, देखो एक सीधी लाइन हमने खींच दी। अब इस पे संख्या रेखा बना लेते हैं। बीच में क्या होता है, 0 होता है, इस तरफ 1 होता है, इस तरफ 2 होता है, इस तरफ 3 होता है, इस तरफ माइनस में होता है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, इस तरफ -5 हो गया। तो ये संख्या रेखा है, ठीक है। अब संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप का होता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे माइनस में संख्याएं हैं, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे तो √ जैसे -m होगा। m मतलब कोई भी संख्या, जैसे हमने लिखा √ -3 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भले ही √3 हो जाए क्योंकि ये प्लस में है, √4 हो जाए, √5 हो जाए, लेकिन क्या यहाँ पे भी m प्लस का होगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो संख्या रेखा पे केवल पॉजिटिव m नहीं होता,
नेगेटिव m भी होता है। यानी संख्या रेखा पे केवल धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। इसका मतलब कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रूप का नहीं हो सकता, इस रूप का भी तो हो सकता है ना, दिमाग लगाओ आप, इस रूप का भी तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक भी है। तो बस इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है। तो आप इसका उत्तर सिंपल सा लिखोगे कि संख्या रेखा पे, पहले तो आप लिखोगे नहीं, यह असत्य कथन है, आप लिखोगे असत्य बात है, असत्य है। अच्छा, असत्य क्यों है? तो आप लिखोगे क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, साथ में तथा हम लिखेंगे कि अंडर रूट माइनस जो m होता है एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल नहीं है। तो ये जो तरीका है आप इस तरीके से लिख सकते हो। आगे लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये सही बात है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या? तो देखो, वास्तविक संख्या मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैं उस चीज को फिर से दोहराना चाहूंगा। यहां पे देख लीजिए, यहां पे पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी होती है। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 4 है, तो 4 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो क्या ये अपरिमेय है? आप कहोगे नहीं, ये तो परिमेय है, लेकिन 4 वास्तविक भी तो है। तो जरूरी नहीं है कि हर वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही कहलाएगी, क्योंकि अपरिमेय से जो कुछ भी है वो एक वास्तविक संख्या की ही शाखा है। लेकिन अगर उल्टा पूछ लिया, जैसे अभी तीसरे में पूछा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, तो नहीं बोलोगे, क्योंकि वास्तविक संख्या तो 4 भी है, 0 भी है, 2/3 भी है, ये तो वास्तविक संख्या है। तो क्या सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय बोलने लगोगे? नहीं, क्योंकि 4 क्या है? 4 वास्तविक संख्या है। क्या अपरिमेय है? नहीं, ये तो परिमेय है। तो वास्तविक संख्या के पास ऑप्शन है कि वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि केवल अपरिमेय हो। तो ये कथन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लिखोगे नहीं, यह कथन क्या है? असत्य है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि असत्य, क्योंकि आप इसका सीधा सा रीजन दे सकते हो, क्योंकि 4 क्या है? क्योंकि 4 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। 4 एक वास्तविक संख्या, जो एग्जाम्पल हमें समझ में आते हैं हमें वही लिखना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है। 4 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं। समझ पा रहे इस बात को? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। क्वेश्चन थोड़ा समझना होगा, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि हमें प्रश्न ही समझ में ना आए तो हम आंसर कैसे देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। इन्होंने कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकाल दें तो वो अपरिमेय होंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि जैसे 2 है तो 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या हो रही है ना, 3 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या हो रही है ना,
तो ऐसा तो नहीं है कि सभी संख्याएं जितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं, कौन कौन से, 2, 3, 4, 5, इवन 1 भी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 36, ऐसे और भी ले सकते हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो जैसे जितने भी ये धनात्मक पूर्णांक हैं, इन सभी पे करनी लगाते जाएंगे। जैसे 2 पे करनी लगा दी, अपरिमेय बन गई। 3 पे करनी लगा दी, अपरिमेय बन गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी पे करनी लगाते जाओ तो क्या सभी अपरिमेय हो जाएंगी। इन्होंने पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करने पर वो अपरिमेय होते हैं। तो आंसर है ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2 और 3 पे तो करनी लगा दोगे, लेकिन जैसे ही 4 पे करनी लगाओगे भाई साहब, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 2 के बटे 1 लिख सकते हो। 5 पे करनी लगाओगे तो ये अपरिमेय बनेगी। 6 पे करनी लगाओगे, ठीक है, अपरिमेय बन गई। 7 पे लगाओगे, अपरिमेय। 8 पे लगाओगे, ठीक है, इस वक्त इसका अपरिमेय बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9 पे करनी लगाओगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और 3 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो सभी की जो बात है वो तो गलत है। हाँ, कुछ तो अपरिमेय बन रही हैं, लेकिन सभी नहीं बन रही हैं, कुछ बाहर भी निकल रही हैं वर्गमूल के। जैसे 36 पे वर्गमूल लगाओगे तो 6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 6 का वर्गमूल 36 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। आप समझ पाए इस बात को, इसके बटे 1 कर सकते हैं। तो सभी वाली बात तो गलत है, सभी तो नहीं हो सकता। तो आपको यही लिखना है। आप यहां पे बड़ी क्लियरली तरीके से लिखोगे। आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे हल और बोलोगे नहीं, ठीक है। पूछा था ना क्या, तो आप लिखोगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय के बाद क्या लिखोगे, नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण से समझाना है ना, तो उदाहरण 4 का वर्गमूल √4 बराबर 2 होता है, जो कि एक क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये चीज भी समझ में आ गई कि 4 का वर्गमूल देखो कितना होता है, 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि करनी लग जाए तो उसे अपरिमेय बोलने लगो, नहीं, उसका वर्गमूल निकलता है तो वो बाहर आ जाएगी और वो परिमेय हो जाएगी, ठीक है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय बोलोगे, जिसका निकल आता उसे काय को बोलोगे, ठीक है। ये चीज है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। काफी आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कठिन है। √5 को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको समझने से पहले 1-2 बातें आपको अच्छे से समझना पड़ेंगी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस और समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ये जरूरी है समझना, नहीं तो ये बाकी चीजें आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। समकोण त्रिभुज में क्या बताना कमेंट करके किस किस को पता था। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको यहाँ पे एक कोण 90 अंश का होगा ही होगा, ठीक है। और बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 90 से कम ही रहेंगे। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पे जहाँ पे ये 90 बना है यहाँ हम B नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हो गया C। तो अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं,
और अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि थीटा है, ये थीटा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी 10th में है, बस मान लो कि यहाँ पे थीटा है तो ये लंब कहलाता है, थीटा के सामने की भुजा जो है वो लंब कहलाती है, और ये जो है ये आधार कहलाता है। ठीक है, कभी कभी आधार यहाँ भी हो जाता है, अगर थीटा यहाँ होता तो थीटा के सामने की भुजा लंब यहाँ हो जाती। ठीक है, तो वो चीजें रहती। अब ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में रिलेटेड एक प्रमेय याद रखना है कि कर्ण का वर्ग हमेशा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा याद कर लो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आधार लिखा है तो आधार का वर्ग। अब इसमें जैसे मान लो कि कर्णी 5 खींचना है, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णी 5 खींचो, तो वो कैसे खींचेगा। अगर हम आधार 1 सेंटीमीटर खींच लें, देखो इतना तो आपको पता चल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ये चीज का, बाकी मैं आपको अब दिखा देता हूं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दूं, ये देख लो मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, अब इस सीधी लाइन में मैंने यहां पे मान लिया कि ये 0 है। संख्या रेखा पे आप समझते होगे ना, यहां पे एक और यहां पे बराबर बराबर अंतर दे दिया। यहां पे मान लिया कि ये 1 है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। ये यहां से यहां तक मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर है, और इस तरीके से ये 3 बराबर बराबर नाप लिया। तो ये चीज हमने कर दी। अब हमें बहुत ही ध्यान से एक चीज और समझनी है कि जितना हमने यहां लिया उतनी ही यहां पे हम ले लेते हैं स्केल से नाप के। चूंकि मेरे इसमें ग्राफ बना है बैकग्राउंड में तो मुझे दिख रहा है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की ये जो ऊंचाई है ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर की ही है। ये हमने माना। तो कर्ण कितने सेंटीमीटर का होगा ये आपको बताना है। कैसे बता सकते हैं, पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप मान लो कि आधार 1 है और लंब 1 है, तो पाइथागोरस लगाओ इसमें। तो लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग, देखो लंब कितना है 1 है ना, तो 1 का वर्ग। आधार देखो कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, और कर्ण का वर्ग ज्यों का त्यों। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, और यहां कर्ण का वर्ग ज्यों का त्यों। तो अगर हमें कर्ण चाहिए तो वर्ग का इस तरफ ले आएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो कर्ण अगर हमें चाहिए है तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो इधर आ जाएगा √2। ये देख लो आप, आ गया कि नहीं। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया √2। ये समझो आप बात को, ये आ गया √2। लेकिन हमें तो √5 चाहिए, तो फिर से हम इस पे एक लंब खींचेंगे। अब लंब कैसे खींच सकते हैं, यहां तो सीधी लाइन ग्राफ से दिख रही थी, या आप चांदा रख के 90 डिग्री भी बना सकते थे। लेकिन अब लंब खींचने के लिए मुझे चांदे की जरूरत पड़ेगी। तो ये आधार मानते हुए 90 डिग्री कैसे खींचोगे, तो वो देख लो। इधर ये जो आपको ये दिख रहा है ना क्रॉसिंग पॉइंट, इधर का और इधर का, यहां इसको और इस पॉइंट को मिलाते हैं, और आधार को भी मिलाना। ये आधार और ये त्रिभुज वाला आधार, इसको मिलाते हैं। तो ये मिला दिया। अब 90 डिग्री का जो है इधर कहीं दिख रहा होगा, ये देखो 90 अंश है, तो इसी सीध में लंब होगा। तो हम स्केल तो रख लेंगे इसी सीध में, ये हम स्केल रखेंगे इसी सीध में, लेकिन हम पूरी लाइन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी ही लेनी है। तो अब 1 सेंटीमीटर हम स्केल से नापेंगे, जितना मतलब जितनी दूरी ये है उतनी ही लेनी है। तो हम इसको देख लेते हैं कि कितनी थी, करीबन 2 सेंटीमीटर के बराबर थी रियल स्केल से। तो हम 2 ही लेंगे यहाँ पे, उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बराबर बराबर माप ही लेना है, कोई अपने मन से नहीं लेना है। तो ये हमने पहले तो 90 डिग्री वाले बिंदु से मिला दिया। अब यहां से हम थोड़ा सा इसको आगे खिसका लेते हैं, ये देख लो, और ये 2 सेंटीमीटर यहां से ये ले लेते हैं, ये देख लो। तो ये हमारा जो मापना था, इतना गैप हम उसे 1 मान रहे थे, तो ये भी इतना ही गैप है, इसे भी हम क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर ही तो मानेंगे। ठीक है, मानने के लिए मान रहे हैं। हालांकि रियल स्केल से ये 2 सेंटीमीटर है, बट 1 सेंटीमीटर का बनाता तो शायद आपको दिखता नहीं। तो अब ये √2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसको भी हम मिला देते हैं, तो ये कर्ण बन जाएगा। इसको हमने मिला दिया।
ठीक है। तो अब एक और नया त्रिभुज बन गया ए और ये वाला, ये 3 शीर्षों से। तो इस पे पाइथागोरस लगाओगे तो कैसे लगाओगे, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे पाइथागोरस आप लगा सकते हो। ये एक यहां पे है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये कर्ण है। तो कर्ण की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, यहां पे हम नाम भी दे सकते हैं बट मैं नाम नहीं दे रहा हूं। ये कर्ण है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है और ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो कर्ण बराबर लंब कितना है, √2 का स्क्वायर, लंब का वर्ग, धन आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि √2 गुणित √2 का गुणा करते हो तो 2 बाहर आ जाता है। और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्या आ गया अपना 2 का वर्ग 2 और ये आ गया 1, तो कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो कर्ण जो है वो कितना हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर 3, तो कर्ण कितना आ जाएगा, √3, ये कर्ण आ गया √3। तो ये वैल्यू कितनी मिली, √3। ऐसे ऐसे करके हम बढ़ाते चलेंगे। अब √3 हमें मिल गया, अब फिर से हम इस पॉइंट से 90 डिग्री खींचेंगे। तो देखो ये पूरा बेस मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं होगा। अब 90 डिग्री मिला दो, ये है, ठीक है। तो अब ये लंब है, अब इस पे हम फिर से लंब खींच देंगे, यानी सीधा स्केल से मिलाते हुए, ये देखो हमने इस तरीके से मिलाते हुए, हमें 2 सेंटीमीटर का लेना है ताकि हम बराबर ले सकें। तो मिलाते हुए हम 6 से 4 की तरफ ये खींच लेंगे, ये 4 है, ये देखो। तो ये √3 है और ये फिर से 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप, और आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ऐसा भी नहीं है कि कठिन है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि √5 आता कैसे है, ठीक है। नहीं तो आप चौंक जाओगे, सर इतनी सारी मेथड है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ये डायरेक्ट हो सकता है बट आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये देखो कि हर √2 वाला आ जाएगा तो भी बनेगा, √3 वाला आ जाएगा तो भी बनेगा, √5 वाला आ जाए एक बार तो मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे और भी बन सकते हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर का खींच दिया, फिर से ये यहां से यहां तक का गैप, जो गैप यहां है वही गैप यहां होना चाहिए। अब वो कितने भी सेंटीमीटर का हो, ये मैटर नहीं करता। तो √3 और √1 का फिर से पाइथागोरस लगाओगे तो यहां पे एटलीस्ट आपको एंड में क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिल जाएगा √5, ये जो मिलेगा √5 मिलेगा, ये √5 है। अब इसको संख्या रेखा पे दिखाना है तो हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे, ठीक है। ये है प्रकार, इसको हम यहां पे ये रख देंगे नॉक और यहां पे पेंसिल रखेंगे। ये है 5 √5 सेंटीमीटर। तो √5 को अब हम संख्या रेखा पे कट कर देंगे। ये √5 हमने इतना नाप लिया भाई साहब, देखो ये इतना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। रुक जाओ 2 मिनट, ये देखो ये सही है। अब ये ले जाके यहाँ पे कट कर दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ये ले जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, कट कर दोगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 2 के इस तरफ ही बनेगा, इस तरफ बनेगा। ये जो मैंने ग्राफ जो है बनाया था एक्चुअली, ये थोड़ा सा मैंने जब स्क्रैच किया था तो खींच दिया था, तो आपको यहां कहीं कट होगा जब आप रियल में बनाओगे, ठीक है। तो ये कट होगा, ना कि ये वाला, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मान है ये √5 का मान हो जाएगा, ठीक है। ये √5 होगा, 2 के थोड़ा सा आगे कट होगा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। तो ये √5 होगा। अब आप इसको बना के देखिए एक बार √5 को, और जो भी कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। बनाना आपके ऊपर है, आप इसको अच्छे से बनाओगे, बहुत ही आसान है। अगर आपसे बोल देता कि √2 की वैल्यू बताओ तो क्या करते, √2 की वैल्यू भी आप बना सकते थे। कैसे बना देते, यहां से रख के यहां कट कर देते, ठीक है। और √3 की कोई पूछ लेता तो √3 यहां से नाप के ऐसे, मतलब एक क्रम है। √2 का भी आप बना सकते हो, √3 का भी आप बना सकते हो, √5 का भी बना सकते हो, ये पूरा क्रम रहता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उदाहरण भी कर सकते हो। आप उदाहरण करके देखना, √2 और √3 का आप खुद बना लोगे। बस कुछ नहीं करना है, जितना लंबाई यहाँ पे लो आप उतनी ही लंबाई यहाँ पे लो। एक बार फिर पाइथागोरस लगाते चलो, लंब खींचते चलो। लंब खींचने के लिए आप क्या करोगे, चांदे का इस्तेमाल करोगे ना। तो सीधा रख दिया चांदा रखते तो बनता ही होगा। तो ये 90 डिग्री रख दिया, फिर ऐसे यहां आ गया तो यहाँ पे फिर 90 डिग्री रख दिया, इस तरीके से।
ताकि सीधा लंब खिंचे, बस इसके लिए चांदा रखते हैं। हो सकता है नहीं तो आप टिल्ट कर दो इधर उधर थोड़ा तो सीधा रखे। बस कॉन्सेप्ट यही है कि बनाते जाओ करते जाओ, बनाते जाओ करते जाओ। अगर कोई डाउट है तो इसी वीडियो में कमेंट कर देना, तो अलग से भी मैं उदाहरण के साथ एक कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आप कर लोगे, तो ये जरूर करना। तो ये प्रश्नावली 1.2 हमारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। वीडियो में जो भी कमी लग रही है कृपया करके मुझे जरूर बताओ, ठीक है। कुछ भी कमी लग रही है तुरंत बताओ, ताकि मैं उसमें अगले वीडियो में सुधार करूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नावली करेंगे हम 1.3 बड़े ही अच्छे से। थैंक यू।